येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते भुवि भारभूता संति मनुष्य रूपेण मृगा सन्ति। अर्थात जिसके पास ना गुण है, ना कोई विद्या है, ना कोई तप है, ना कोई दान है, वे मनुष्य इस पृथ्वी पर पशुओं की तरह भ्रमण करते हैं। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। कल हमने बात की थी शब्द विचार, उससे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार। इस प्रकार से हम हर रोज एक नई जानकारी आप तक साझा करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी। तो आज का जो हमने अपना टॉपिक रखा है वो रखा है उपसर्ग और प्रत्यय। अगर टाइम लगा तो इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से आगे भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। संधि वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको हल्की फुल्की दे देंगे आज। तो अब हम आज शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है। जो शब्द किसी दूसरे सार्थक शब्द से आगे जुड़कर, एक सार्थक शब्द से आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द किसी सार्थक शब्द से आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय, जो शब्द किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसको बदल देते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं और आपके संस्कृत के अव्यय हैं। हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं और संस्कृत के अव्यय जो बदले नहीं जा सकते वो हैं। और प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जैसे उपसर्ग के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि जो उपसर्ग होते हैं, जैसे बलवान शब्द है, बल, बल के आगे निर जुड़ गया, निर्बल। बल का मतलब होता ताकत, ताकत, और निर अगर उसके आगे जुड़ जाता तो निर्बल यानी कि कमजोर। पूरी तरीके से इसके अर्थ को बदल दिया है। वस्त्र, इसके आगे निर जुड़ गया, निर्वस्त्र। इस प्रकार से जो शब्द सार्थक शब्द होता है उसके आगे उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है। हमें यह देखना है कि इसमें प्रत्यय जुड़ा है या उपसर्ग जुड़ा है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इस शब्द में प्रत्यय है या उपसर्ग है। उपसर्ग है तो कौन सा है, प्रत्यय है तो क्या है। सबसे पहली बात इसकी पहचान आपको बता देता हूं। कोई भी शब्द हम लिख लेते हैं, उसके 2 टुकड़े करके देखेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने लिखा मिठाई वाला, मिठाई वाला, बेइज्जत, ये 2 शब्द मैंने लिखे हैं। अब हमने पता करना है कि किस में उपसर्ग है और किस में प्रत्यय जुड़ा है। सबसे पहले इसके सार्थक टुकड़े को हम अलग करेंगे, जिसका कोई अर्थ हो उस टुकड़े को हम अलग करेंगे। मिठाई वाला, मिठाई वाला में 2 हैं, मिठाई वाला, इसमें बेइज्जत, बे और इज्जत, ये बे है, इसमें इज्जत है, यानी कि इज्जत और उसका उल्टा हो जाता है बेइज्जत। तो अब इसमें देखो ध्यान से, मिठाई एक सार्थक शब्द है, इसके पीछे जुड़ा मिठाई वाला, यानी कि मिठाई बेचने वाला, मिठाई बनाने वाला, मिठाई खाने वाला, कोई भी हो सकता है। मिठाई वाला, तो इसका मतलब है कि ये प्रत्यय है। मिठाई के बाद में आया है तो प्रत्यय है।
यहां देखिए बेइज्जत, बेइज्जत यानी कि इज्जत के साथ में बे उपसर्ग लग गया है, तो यहां पे ये उपसर्ग है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मिठाई के साथ में पीछे जुड़ा है वाला और इज्जत के आगे जुड़ा है बे। जो शब्द पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, जो शब्द बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? किसी भी शब्द के आगे ए लग जाता है, जैसे धर्म के आगे ए लग गया अधर्म, इससे आगे आ लग जाता है, जैसे आहार या आपका आजन्म, अनु, अव, अति, अव, अभि, अप, उपनि, प्रति, प्रा, निर, सु यानी के निर, निर्धन, निर्बल, ये संस्कृत के हैं। हिंदी के क्या होते हैं? किसी के आगे स जुड़ गया, जैसे सचेत, चेत के आगे स जुड़ दिया सचेत, तो इस प्रकार से सु जुड़ गया। सु का मतलब होता अच्छा, सुव्यवस्थित, सुडोल या फिर आपका सुगढ़, इस प्रकार से सुगंधित। और आपके इसमें आते हैं कु, कु का मतलब होता बुरा। अगर किसी के साथ में कु शब्द जुड़ जाता है हिंदी का, तो वो उसका जो अर्थ है उसको उल्टा कर देता है, जैसे आपका कुपूत, कुदृष्टि, इस प्रकार से उल्टा हो जाता है। और उर्दू के हैं बे, बे, अभी मैंने जो बेइज्जती बताया था बे शब्द था इसमें, ये उर्दू का है। और कम है, बंद है, बदतमीज है, बदबू है, बे, ये जुड़ जाते हैं। कर्तरी प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कर्तरी प्रत्यय जो शब्द, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में, क्रिया के धातु रूप के बाद में लगकर उसके अर्थ को, कर्तरी प्रत्यय की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो शब्द, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगकर संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, कर्तरी प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खेल, इसके साथ में जुड़ा है ओना, खिलौना, धातु प्रत्यय के साथ में। इस प्रकार से जैसे बन, आवट, बन और आवट, बनावट, कर्तरी प्रत्यय से बने हुए बहुत से शब्द हैं, जैसे देख से देखा, या कई बार आपने झगड़ालू, ईर्षालु, आलू शब्द लगा होता प्रत्यय आलू, तो ये धातु के साथ में लगे होते हैं, धातु रूप के बाद में संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जैसे मुस्कुराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट बना देते हैं। और दो तद्धित प्रत्यय होते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चमक, इसके साथ में प्रत्यय लग गया इला, चमकीला, चमक से चमकीला, यानी कि वो विशेषता बताने लग जाते हैं उसकी। जो शब्द, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अव्यय शब्दों के साथ लगते हैं, उसकी विशेषता बता देते हैं वो। जैसे सौदा, उसके साथ गर लग गया सौदागर, जादू, उसके साथ गर लग गया जादूगर। तो प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द को नया अर्थ देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द से पहले जुड़ते हैं
वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय के दो भेद है, कर्तरी प्रत्यय और तरित प्रत्यय। उपसर्ग के वैसे तो 4 प्रकार से उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत अव्यय, ये होते हैं। इसका कोई निश्चित मापतोल नहीं है कि भाई कौन सा शब्द किस प्रकार से आता है, ये याद रखने पड़ते हैं हिंदी में। तो ये था आपका उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी संधि के बारे में शुरू कर देते हैं। आज संधि, वैसे तो संधि का बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय संधि का। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी संधि के बारे में अभी दे देता हूं। संधि, संधि के कितने भेद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन, दो वर्णों, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, दो अक्षरों के मेल से, यहां अक्षर मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि यहां शब्द नहीं जुड़ रहे हैं, यहां अक्षर जुड़ रहे हैं। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना कि यहां पे दो वर्णों का मेल है। अगर दो शब्दों का मेल होता तो समास बन जाता है। ये एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, दो शब्दों का नहीं होता है। अगर दो शब्दों का मेल हो जाता है तो वो समास हो जाता है, संधि नहीं रहती। तो मैं संधि की परिभाषा बताता हूं आपको। दो वर्णों के या दो अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। किसी भी प्रकार से दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, जैसे लास्ट में आ, आगे ई आ जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये सब है, इसके आगे आ जाता है आपका अर्थ। अर्थ का मतलब होता है अर्थ, किसी चीज का अर्थ निकालना, मतलब निकालना। और सौ का मतलब होता है खुद, सौ अर्थ। तो यहां क्या आ गया, इसके दोनों के यहां पे ए है सब, और यहां ए है, दो वर्ण ही है, दो वर्ण ही है। इसका क्या बनेगा फिर आपका सवार्थ। सवार्थ इस प्रकार से दो वर्णों का मेल, दो शब्दों का नहीं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद हैं, और वो भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं, आपको पता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें संधि में ये तीनों ही आते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, जहां दो स्वरों के मेल से, जहां दो स्वरों के मेल से शब्द में परिवर्तन आता है, दो स्वरों का मेल हो, वहां स्वर संधि होती है, और उससे जो परिवर्तन आता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जहां व्यंजनों के मेल से, व्यंजनों के मेल से, जैसे एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर है, वो भी हो सकता है। आपको ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है, और ये विसर्ग संधि है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, दो व्यंजनों के मेल से, एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसे उत जमा जवल, उत जमा जवल, यहां पे स्वर है, यहां पे व्यंजन है, यहां पे व्यंजन है, तो इसका उज्ज्वल बना उत जमा जवल,
उज्ज्वल, उज्ज्वल। स्वरों का मेल स्वर संधि, व्यंजनों का मेल व्यंजन संधि, और विसर्ग जहां आ जाते हैं वो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आमतौर पर जो विसर्ग होते हैं, आपको पता है 2 बिंदु होते हैं, इनको र हो जाता है, श हो जाता है भी हो जाता है। जब एक तरफ विसर्ग होते हैं, पहले पद के साथ में विसर्ग लगे होते हैं और दूसरे पद पे आपको स्वर नजर आता है। पहले पद के साथ विसर्ग होते हैं, दूसरे पद के साथ सामने स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है। पहले पद के साथ में आपको, जैसे मैं आपको बताता हूं, विसर्ग संधि में जैसे नी जमा जन, नी जमा जन, तो इसका क्या बनेगा? निर्जन। मैंने आपको बताया है कि जो ये विसर्ग हैं इनका रे बन जाता है, रे, निर्जन, निर्जन बन गया। कई बार इसका श भी बन जाता है, जैसे नि जमा काम, तो क्या आएगा? निष्काम, निष्काम। है की ध्वनि विसर्ग की ध्वनि होती है, विसर्ग को हम है से बोलते हैं। निश्चय, नी जमाचय निश्चय। तो ये आज मैंने आपको बताया है संधि के बारे में, थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। संधि के 3 भेद हैं, इनके स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के क्या क्या भेद हैं, इस पर हम कल आपसे चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल वीडियो को देखें। मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। ये अल्पकालीन सेवा आपके लिए आपके सामने पेश की जा रही है, ये लंबे समय के लिए नहीं है। हो सकता 10 या 15 दिन के बाद में ये टॉपिक आपका बदल जाए। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल वीडियो को देखें और समझें। अगर आपको कोई समस्या लगती है या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या मैं किसी की गलत परिभाषा बताता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नए अध्याय के साथ। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि का पूरा चैप्टर कल हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। आज थोड़ी सी जानकारी दी थी, आपको शुरुआत की है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।